हेलो स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक है क्रांतिक घटनाएं व क्रांतिक स्थिरांक, क्रिटिकल फिनोमिनो एंड क्रिटिकल कांस्टेंट। क्रांतिक घटनाएं व क्रांतिक स्थिरांक, क्रांतिक घटनाएं तथा क्रांतिक स्थिरांक। देखो, जिनको अपन बोल सकते हैं क्रिटिकल कांस्टेंट, क्रिटिकल फिनोमिनो एंड क्रिटिकल कांस्टेंट। एंड क्रिटिकल कांस्टेंट। देखो, पहले अपने को ये समझना है ये है क्या चीज, जरूरत क्यों पड़ी। क्रांतिक घटनाएं या परिघटनाएं जो भी हैं वो सीधे के सीधे संबंधित हैं गैसों के द्रवीकरण से, गैसों के द्रवीकरण से। एंड्रयूज ने बताया था सबसे पहले ये द्रवीकरण से संबंधित है। अब अपने को इस बात का पता है कि कोई भी गैस है अपने पास में किसी कंटेनर में है, तो गैस का ये अपने आयतन ले रखा है और यहां पिस्टन लगा रखा है, ठीक है। और जो भी टेम्परेचर है अपने पास में नॉर्मल टेम्परेचर है। अब देखो, अगर मैं कह रहा हूं कि मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, इस कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं, कंडीशन फर्स्ट, ध्यान से सुनना। अगर मैं यहां पर टेम्परेचर बढ़ाता हूं गैस का, क्या बढ़ाता हूं, टेम्परेचर। अगर यहां टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो गैस के अणुओं में गति जुड़ जाएगी, यानी गैस के अणुओं की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज। और अणु क्या होंगे, दूर दूर होंगे, और दूर दूर होंगे तो वो गैसीय अवस्था की एक्सट्रीम कंडीशन तक, एक उच्चिष्ट सीमा तक जाएंगे। दूसरी, अगर मैं पिस्टन को भी क्या रखता हूं, एक तो टेम्परेचर बढ़ा के रखता हूं, दूसरी बार मैं पिस्टन को कहां रखता हूं, ऊपर की तरफ रखता हूं। इसका मतलब मैंने प्रेशर को क्या कर रखा है, कम कर रखा है। प्रेशर को क्या कर रखा है, कम, जिसकी वजह से भी अणु क्या रहेंगे, दूर दूर, अणु दूर रहेंगे। तो दोनों ही कंडीशन में अणु दूर दूर रहते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि गैसीय अवस्था में रहने के लिए एक आदर्श स्थिति है कि टेम्परेचर को तो अपने को क्या रखना पड़ता है, ज्यादा, और प्रेशर को क्या रखना पड़ता है, कम। लेकिन गैसों के द्रवीकरण में अपन क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। क्या करते हैं, टेम्परेचर को तो अपन क्या करते हैं, डाउन, और प्रेशर को अपन क्या कर सकते हैं, इंक्रीज। टेम्परेचर को डाउन करेंगे तो गतिज ऊर्जा क्या रहेगी भाई, टेम्परेचर डाउन करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, डिक्रीज, और अणु क्या आ जाएंगे, पास पास। और प्रेशर डिक्रीज करेंगे, प्रेशर इंक्रीज करेंगे, इसका मतलब पिस्टन पे अपन क्या रखेंगे, कोई बाहर से ड्राइविंग फोर्स रखेंगे, पिस्टन नीचे की तरफ आएगा और अणु क्या रहेंगे, पास पास। इसका मतलब अणु जब पास पास आ जाते हैं तो इसमें कंडीशन ये हो जाती है कि अणु पास पास आ जाते हैं तो ये गैस कौन सी अवस्था में चली जाती है, द्रव अवस्था में चली जाती है। इसको ही क्या कहते हैं, गैसों का लिक्विफिकेशन, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, गैसों का द्रवीकरण। अब टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम की कंडीशन जिसपे अपन गैसों को द्रवित कर सके, वो सारी की सारी क्या कहलाती है, क्रांतिक घटनाएं कहलाती है। एंड्रयूज ने CO2 पर प्रेशर वॉल्यूम कर्व की सहायता से यह बताया कि किस तरह से अपन क्रांतिक घटनाओं को परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, क्रांतिक स्थिरांक, क्रांतिक स्थिरांक क्या होते हैं, तीन तरह के क्रांतिक स्थिरांक होते हैं। एक होता है क्रांतिक ताप, क्रांतिक ताप, एक होता है क्रांतिक दाब, और एक होता है क्रांतिक आयतन। ये तीन चीज होती है, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल आयतन। यहां क्रिटिकल का मतलब है कि एक्सट्रीम सीमा, जिसके बाद में कुछ और प्रोसीजर हो, एकदम उच्चिष्ट सीमा, उसको अपन क्या बोलेंगे, क्रिटिकल बोलेंगे। अब टेम्परेचर, प्रेशर और आयतन, क्रांतिक ताप, दाब, आयतन स्थिरांकों को एंड्रयूज ने किस प्रकार से परिभाषित किया, उसकी बात अपन वन बाय वन करते हैं। देखिएगा, देखो एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट क्या था। एंड्रयूज ने क्या किया, एंड्रयूज नाम के साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया, CO2 गैस के लिए किस पर अप्लाई किया, CO2 गैस, CO2 गैस पर प्रेशर, वॉल्यूम और ताप के मध्य ग्राफ खींचा, और उन्होंने क्या रिजल्ट देखा, उस रिजल्ट का डिस्क्रिप्शन या विवरण के आधार पर अपन क्रांतिक स्थिरांकों को परिभाषित करेंगे। यह बताया था कि अपन ने ये तो पढ़ा हुआ है
कि कोई भी गैस होती है वो गैसीय अवस्था में तब तक रहती है जब टेम्परेचर क्या हो, बड़ा हो, और प्रेशर क्या हो, कम। अब अगर इस गैस को अपने को किस में बदलना है, द्रव्य में बदलना है, तो अपन क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज कर सकते हैं और प्रेशर क्या कर सकते हैं, इंक्रीज। इसका मतलब यहां पर टेम्परेचर अपन इंक्रीज कर रहे हैं और यहां डिक्रीज, तो कोई ना कोई, जैसे मान लो एक उदाहरण मान ले अपन कि यहां पर दाब, ये ताप किसी गैस का है मान लो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, या 105 मान लो, 105 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं अगर मैं ताप धीरे धीरे कम कर रहा हूं, ठीक है, ताप धीरे धीरे मैं क्या कर रहा हूं, कम कर रहा हूं, और यहां पर प्रेशर है, प्रेशर क्या है, बहुत कम है, न्यूनतम है, ताप धीरे धीरे मैं क्या कर रहा हूं, कम कर रहा हूं, तो मान लो 100 डिग्री सेंटीग्रेड आया या 99 डिग्री सेंटीग्रेड आया, उस पर क्या होना स्टार्ट हो गया, ये गैस द्रव्य में बदलना स्टार्ट हो गई। इसका मतलब वो पॉइंट, टेम्परेचर का वो पॉइंट जिस पर गैस किस में चेंज हुई, द्रव्य में चेंज हुई, उस पॉइंट को पकड़ते हैं अपन। अब उस पॉइंट पे प्रेशर की क्या स्थिति है, प्रेशर कितना होना चाहिए, तो देखो ये अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग है। मान लो अपने पास में एक वायुमंडलीय दाब है, दाब कितना है, एक वायुमंडलीय दाब, तो एक वायुमंडलीय दाब पर भी क्या संभव है कि एक वायुमंडलीय दाब पर भी किसी ताप पर गैसों का द्रवीकरण हो सकता है, गैसों का द्रवीकरण संभव। लेकिन यह चीज सभी गैसों पर लागू नहीं होती है कि सभी गैसें एक वायुमंडलीय दाब पर किसी टेम्परेचर पे किसमें चेंज हो जाए, द्रव्य में। इसका मतलब जो ताप है वो एक हर एक गैस के लिए अलग अलग अभिलाक्षणिक टेम्परेचर एक ऐसा होता है जिस पर प्रेशर की एक कंडीशन पे वो पर्टिकुलर टेम्परेचर जिस पर कोई गैस किसी में चेंज हो जाए, द्रव्य में चेंज हो जाए, उसको अपन क्रांतिक ताप कहते हैं। देखो इसको एक्सप्लेन करें अपन किस तरह से कर सकते हैं कि मान लो मेरे पास कोई भी गैस है, उस गैस को मैं द्रवीकरण कर रहा हूं, तो क्या करूंगा कि कोई भी गैस का अगर अपने को द्रवीकरण करना है, ये गैसीय अवस्था है, ठीक है, तो वो टेम्परेचर जिसको क्या कर सके अपन, भाई कम कर रहे हैं, तो कोई ना कोई ऐसा टेम्परेचर रहेगा जिसमें गैस किस में चेंज हो जाएगी, द्रव्य में। अब टेम्परेचर के साथ साथ अपन किस में भी चेंज कर सकते हैं, प्रेशर पर। तो मैं क्या कर सकता हूं कि वो टेम्परेचर जिसके ऊपर चाहे प्रेशर को कितना ही बढ़ाया जाए, गैसों का द्रवीकरण संभव नहीं है, गैसों का द्रवीकरण संभव नहीं है। एक तो इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, या इस तरह से कर सकते हैं, वो टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसके नीचे मान लो 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो इसके नीचे क्या करें, गैसों का द्रवीकरण संभव हो, क्या करके, प्रेशर में चेंज करके। नीचे इस टेम्परेचर के नीचे तो प्रेशर में चेंज करने पर गैसों का द्रवीकरण संभव हो सकता है, लेकिन इस टेम्परेचर के ऊपर प्रेशर में चेंज करने पर गैसों का द्रवीकरण संभव नहीं होता है। तो वो टेम्परेचर का पॉइंट क्या कहलाता है, क्रांतिक ताप कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रांतिक ताप, ठीक है। और वो हर एक गैस के लिए अलग अलग होता है, अभिलाक्षणिक होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। जैसे बात CO2, एंड्रूज ने CO2 पे एक्सपेरिमेंट किया था, क्वेश्चन आता है CO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है, 31 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो यहाँ पर CO2 31 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड है, इसके नीचे प्रेशर में चेंज करके अपन इसको लिक्विफाई कर सकते हैं, लेकिन 31 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर नहीं, ऊपर उसको अपन किस में चेंज, प्रेशर में चेंज करके गैसों का CO2 का द्रवीकरण संभव नहीं है। तो इसको अपन लिखेंगे कैसे, नोट कर लीजिएगा आप कि वह ताप जिसके नीचे दाब में परिवर्तन से गैसों का द्रवीकरण संभव है,
गैसों का द्रवीकरण संभव है हो, अथवा दूसरी परिभाषा अपन क्या कह सकते हैं कि वह ताप जिसके ऊपर दाब में चाहे कितना ही परिवर्तन करें, गैसों का द्रवीकरण संभव नहीं हो, गैसों का द्रवीकरण संभव नहीं हो, क्रांतिक ताप कहलाता है, क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है। और ये CO2 के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 31 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रत्येक गैस के लिए क्रांतिक ताप एक अभिलाक्षणिक गुण है, यानी सभी गैसों के लिए क्रांतिक ताप का मान फिक्स नहीं होता, अलग अलग गैसों के लिए क्रांतिक ताप का मान अलग अलग होता है। ठीक उसी तरह से जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ईथर का कम है, इससे इस रूम टेम्परेचर के आसपास है, इसका मीनिंग क्या हो गया, वो उस लिक्विड के लिए फिक्स है। तो उसी तरह से ये भी गैसों के लिए फिक्स है। तो ये क्या हुई, गैसों प्रत्येक गैस का एक अभिलाक्षणिक प्रॉपर्टी हुई। अब अपन बात करते हैं क्रांतिक दाब की। नेक्स्ट अपना टॉपिक है क्रांतिक दाब, क्रिटिकल प्रेशर। क्रांतिक दाब, क्रिटिकल प्रेशर। देखो क्रिटिकल प्रेशर क्या कहेंगे, अभी अपन ने बात की कि किसी गैसों का द्रवीकरण अगर अपन करते हैं, गैस का द्रवीकरण करते हैं, तो अपने को दो पैरामीटर की जरूरत होती है, एक तो प्रेशर की और एक टेम्परेचर की अपने को जरूरत होती है। टेम्परेचर की बात कर ली अपन ने कि कितना क्रांतिक ताप होना चाहिए, वो बात अपन ने कर ली। अब अपन दाब की बात करेंगे, क्योंकि दाब में भी तो परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि ताप और दाब क्या होंगे, रिवर्स चलेंगे तभी गैस का द्रवीकरण होगा। अब दाब के लिए मैं बोलूंगा कि क्रांतिक ताप पर, यह शर्त पहले रखेंगे अपन कि ताप को अपन फिक्स रख दिया, क्रांतिक ताप फिक्स होता है हर एक गैस के लिए, तो क्या लिखेंगे, क्रांतिक ताप पर वह दाब जिस पर गैस का द्रवीकरण हो, क्रांतिक दाब कहलाता है। अपन ने कहा टेम्परेचर पर वह ताप, भाई ताप अपन ने फिक्स रख दिया, इस ताप के ऊपर या नीचे प्रेशर में चेंज करेंगे अपन। अगर प्रेशर में चेंज कर रहे हैं तो टेम्परेचर फिक्स हो गया, प्रेशर में कितना चेंज करेंगे गैसों का द्रवीकरण हो जाए, तो प्रेशर में चेंज करते करते एक ऐसा प्रेशर का पॉइंट आएगा जिसमें गैसों का द्रवीकरण स्टार्ट हो जाएगा, वो क्या कहलाएगा, क्रांतिक दाब कहलाएगा। प्रत्येक गैस के लिए क्रांतिक दाब का मान भी क्या रहता है, समान रहता है। एंड्रयूज ने CO2 के लिए किया था, तो CO2 के लिए जो क्रांतिक दाब आया था वो 73 वायुमंडलीय दाब आया था। क्या आया था, 73 वायुमंडलीय दाब। तो CO2 के लिए क्रांतिक ताप का मान 31 डिग्री सेंटीग्रेड और CO2 के लिए क्रांतिक दाब का मान कितना हो गया, 73 एटमॉस्फेयर। अब देखो अपन लगे हाथ ही एक और बात कर लेते हैं, जिसको अपन गैस क्रांतिक आयतन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रांतिक आयतन। देखो क्रांतिक आयतन के कोई द्रवीकरण करने से संबंधित नहीं है, वो एक पर्टिकुलर आयतन से संबंधित है कि कितनी गैस का द्रवीकरण हो रहा है। क्रांतिक आयतन, जिसको अपन क्रिटिकल वॉल्यूम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, क्रिटिकल वॉल्यूम। तो क्या बोलेंगे, क्रांतिक आयतन के लिए अपन क्या बोलेंगे कि एक क्रांतिक ताप पर ताप और दाब दोनों शामिल हो जाएंगे उसमें, ठीक है। क्रांतिक ताप व दाब पर, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्रांतिक ताप व क्रांतिक दाब पर 1 मोल गैस, मान लो 1 मोल गैस का द्रवीकरण हो, 1 मोल आयतन भी कह सकते हैं अपन, या 1 मोल गैस का आयतन क्या कहलाता है, क्रांतिक आयतन।
आयतन क्रांतिक आयतन कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रांतिक आयतन। और ये भी क्या होता है? फिक्स होता है किसी गैस के लिए। देखो जैसे CO2 की बात करें तो यहां 95.7 ml की 31 डिग्री सेंटीग्रेड पर 95.7 ml गैस है, उसका द्रवीकरण हो जाएगा 31 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब जैसे वो फिक्स है कि 95.7, तो इसका मतलब देखो क्रांतिक आयतन ताप को बोलते हैं TC, क्रांतिक प्रेशर को बोलते हैं PC और क्रांतिक आयतन को बोलते हैं VC। क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम। TC की वैल्यू CO2 के लिए अपने पास में कितनी आई थी? 31 डिग्री सेंटीग्रेड। और PC क्रांतिक जो दाब है उसकी वैल्यू कितनी आई थी अपने पास में? 73 एटमॉस्फेयर यूनिट लिखना नहीं भूलेंगे अपन। और क्रांतिक आयतन की वैल्यू CO2 के लिए कितनी आई थी? 95.7। अब अपन प्रायोगिक रूप से इनका क्या करेंगे? क्रांतिक स्थिरांकों का निर्धारण करेंगे। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक आएगा क्रांतिक स्थिरांकों का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिटिकल कांस्टेंट्स। कि काइले व मिथाइस ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसकी सहायता से अपन TC, PC और VC अपन क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। देखिएगा तो देखिए क्रांतिक स्थिरांकों का परिकलन या निर्धारण कैसे करते हैं अपन? क्रांतिक स्थिरांकों का निर्धारण, स्थिरांकों का निर्धारण जिसको अपन कह सकते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिटिकल कांस्टेंट्स। डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिटिकल कांस्टेंट्स देखिएगा ऑफ क्रिटिकल कांस्टेंट्स। देखो क्रांतिक स्थिरांकों का परिकलन करने के लिए एक प्रायोगिक विधि है या एक प्रायोगिक मेथड है। इस मेथड में क्या क्या हुआ? एक कांच की अपन मोटी नली लेते हैं कांच की, और उस नली का आकार U आकार का होता है। कैसा होता है? U शेप। इस तरह से ये शेप होता है इसका U शेप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसका एक जो सिरा है उस सिरे को अपन बल्ब का आकार दे देते हैं। किसका आकार दे देते हैं? बल्ब का। और दूसरा सिरा ऐसा का ऐसा है। इस बल्ब में अपन क्या करते हैं? जिस गैस की अपने को क्रांतिक स्थिरांक पता करना हो उस गैस को द्रवित करके भर देते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? द्रवित गैस, लिक्विफाइड गैस। और जो बाकी बची हुई अपने पास में नली है उस नली में अपन पारा या मरकरी भर देते हैं। क्या भर देते हैं? मरकरी बाकी नली में, और उसका थोड़ा सा ऊपर का भाग क्या छोड़ देते हैं? खाली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अपन यहां ऐसे अपन दिखा सकते हैं, यहां तक अपन ने पारा या मरकरी भर दिया, ये लो। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको ये जो बल्ब का आकृति जो नली यू नली का अंतिम जो सिरा अपन ने बल्ब के आकार में परिवर्तित किया है, इसको एक कांच के जैकेट में बंद कर देते हैं। और उस कांच के जैकेट में अपन क्या करते हैं? एक इधर से गर्म पानी को लगातार स्थिर रूप से प्रवाहित करते रहते हैं और यहां पर एक थर्मोमीटर लगा देते हैं। ठीक है, यहां पर खाली जगह क्यों छोड़ी है? क्योंकि ये मैनोमीटर एक दाब मापी की तरह व्यवहार करता है। अब देखो अपन एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं कि यहां पर पहले अगर ये गैस लिक्विड अवस्था में है तो यहां पर अपने को एक बॉर्डर लाइन दिखाई देगी जहां पर लिक्विड की सतह रहेगी। जैसे अपन गर्म पानी इसमें प्रोवाइड करवाएंगे, उस गर्म पानी में जैसे जैसे अपन प्रोवाइड करवाएंगे, गर्म पानी की स्थिति एक ऐसी आएगी कि यहाँ पर जो सतह दिख रही है द्रव्य की, वो सतह क्या हो जाएगी? अदृश्य हो जाएगी, इनविजिबल हो जाएगी। सतह क्या हो जाएगी? अदृश्य हो जाएगी। अब क्या करते हैं अपन? जिस वो टेम्परेचर, एक टेम्परेचर नोट कर देते हैं, मान लो T1 टेम्परेचर है, उस पर सतह क्या हुई? अदृश्य हुई। और वो टेम्परेचर अपन थर्मामीटर की सहायता से क्या कर लेंगे? नोट कर लेंगे।
अब एक बात बताओ, यहां पर गैस किस अवस्था में गई है, लिक्विड से गैसीय अवस्था में गई है, तो बताओ गैसीय अवस्था में गई है तो आयतन ज्यादा घेरेगी, आयतन ज्यादा घेरेगी तो प्रेशर में क्या आएगा, चेंज आएगा। इसका मतलब मान लो वहां पर प्रेशर अपन ने क्या नोट कर लिया, P1 नोट कर लिया, ठीक, शायद कोई दिक्कत नहीं। अब मैं गैस को, ये जो है गर्म पानी को रोक कर इसको वापस धीरे धीरे क्या करते हैं अपन, ठंडा करते हैं। ठंडा करने पर थोड़ी देर बाद में जो द्रव्य की सतह है वो वापस क्या दिखाई करने लग जाएगी, अपने को दिखाई देने लग जाएगी। तो वो ताप जिस पर द्रव्य की सतह वापस अपने को दिखाई देनी स्टार्ट हुई, उस ताप को थर्मामीटर से वापस पढ़ लिया जाएगा और वो ताप कौन सा रहेगा, T2। अब बताओ गैस द्रव अवस्था में है, ये तो अणु पास पास आए, प्रेशर में क्या हुई है, परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन हुआ है। तो यहां पर इस मैनोमीटर पे अपन प्रेशर क्या नोट कर लेंगे, P2, यहां पाठ्यांक होगा। अब देखो अपन क्या करेंगे, T2 माइनस T1 निकालेंगे और यहां P2 माइनस P1 निकालेंगे। ये जो अंतर आएगा उसको क्रांतिक ताप कहेंगे और ये अंतर आएगा उसको क्या बोलेंगे अपन, क्रांतिक दाब। ये दो अपन आसानी से इस मेथड से निकाल सकते हैं, लेकिन यहां पर ध्यान रखना क्रांतिक आयतन निकालना संभव नहीं है, क्रांतिक आयतन निकालना इस मेथड से संभव नहीं है। उसका कारण यह है, अपन ने क्या कहा कि क्रांतिक ताप व दाब पर 1 मोल गैस का आयतन, तो इसका मतलब यह हुआ कि क्रांतिक ताप और दाब पर 1 मोल गैस के आयतन में, भाई 1 मोल गैस है वही लिक्विड हो, तब पता कर, तब अपन Vc निकाल सकते हैं। लेकिन ताप और दाब के थोड़े से परिवर्तन से आयतन में जरूरी नहीं हो 1 मोल परिवर्तन ही हो, 1 मोल से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, मोस्ट ऑफ ज्यादा ही होगा। इसका मतलब फिक्स वैल्यू अपने को पता नहीं है। इसलिए जो क्रांतिक आयतन है वो एक अपन कर्व की सहायता से निकालते हैं। वो कर्व वाष्प घनत्व और ताप में खींचा गया कर्व है और कायले व मिथाइस के जो ये ऑब्जर्वेशन है उस पर आधारित है। वो कर्व देखो क्या कहता है, देखिएगा ये वो कर्व है जो ताप और वाष्प घनत्व में खींचा गया है। यहां पर किसी गैस के लिए वाष्प घनत्व है, इस पर टेम्परेचर ये है, इस पर ये है, इस पर ये है। यहां पर देखना ये जो टेम्परेचर है इसमें लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो जाता है, तो ये टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर हो गया, क्रांतिक ताप हो गया। अब क्रांतिक ताप पर अपन क्या कर सकते हैं, क्रांतिक ताप पर अपन क्या कर सकते हैं, वेपर डेंसिटी पता कर सकते हैं। और इसको अपन कहते हैं, यहां पर जो पॉइंट मान लो इसको डी कहते हैं, ये डी जो पॉइंट है वो क्रांतिक घनत्व है। क्या है, क्रांतिक घनत्व है। अब ध्यान रखना क्रांतिक घनत्व यहां वैल्यू फिक्स नहीं होती है, वैल्यू क्या नहीं होती है, फिक्स नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि कर्व अगर मान लो ऐसे आता, सपोज करो कर्व ऐसे आता, तो अपन यहां पर मान लो ये वेपर डेंसिटी और ये टेम्परेचर और ये टीसी होता, तो ये वैल्यू एकदम देखो ये पॉइंट पिन पॉइंट मिल रहा है, शार्प पॉइंट आता है तो शार्प पॉइंट पर बता करते थे कि फिक्स वैल्यू है। लेकिन ये वही कर्व्ड है, ये जो अपना ग्राफ है वो कैसा है, कर्व्ड गोलाकार है। इसका मतलब यहां पर अपन इसका एवरेज लेंगे, इसका क्या ले लेंगे, एवरेज, औसत लेंगे। जो औसत आएगा वो वेपर डेंसिटी आएगी। अब अपने को सूत्र पता है D = m/v होता है कि नहीं होता है। और अपने को क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालना तो V क्या हो गया, m/d। तो इस डेंसिटी को मोलर मास से डिवाइड कर लेंगे अपन, किसके मोलर मास से, गैस के मोलर मास से। तो अपने पास में क्या आ जाएगा, क्रांतिक आयतन आ जाएगा। इस तरह से अपन क्रांतिक ताप, दाब और आयतन निकाल सकते हैं। ओके।